कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी नाव समुद्र में नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। नीचे देखने पर उसके पैरों के ठीक नीचे एक दर्जनों मंजिल ऊंची बिल्डिंग की छत दिखाई देती है। वो डर के मारे चारों तरफ देखने लगता है। जो शहर कभी पूरी तरह आबाद था, आज वहाँ बस कुछ सबसे ऊंची इमारतें ही बची हैं, जो पानी से बाहर ऐसे निकली हुई हैं जैसे समंदर के बीच टापू हों। बाकी सब कुछ बहुत गहरे पानी में पूरी तरह डूब चुका है। आखिर इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? कैसी तबाही आई थी जो लोहे और सीमेंट से बना पूरा शहर एक ही रात में मिट गया? और वो कौन सी भयानक ताकत थी जिसने जमीन को चीर दिया और इंसानों के पास बचने के लिए सिर्फ रस्सियों से बना एक पतला सा पुल छोड़ दिया? कैसी क़यामत आई थी जो समुद्र में कई कई मंजिल ऊंची लहरें उठा लाई और पल भर में किनारे मौजूद हर जिंदा चीज को निगल गई? दरअसल इस सब की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले 2 कॉमेट सीधा धरती से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि पल भर में आधी से ज्यादा धरती आग में जल उठी। जोरदार झटके पूरी दुनिया में फैल गए और कुछ ही घंटों में दुनिया की करीब 80% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन धरती अब तक उस तबाही से बाहर नहीं निकल पाई है। धूमकेतुओं के टूटे हुए टुकड़े अब भी धरती के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे चलते फिरते बम जो कभी भी बिना चेतावनी जमीन पर गिर सकते हैं। जो लोग जिंदा बचे, उन्होंने फिर से जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि ये दुनिया अब इंसानों को दूसरा मौका नहीं देने वाली। हर जगह फैली रेडिएशन सिर्फ 3 मिनट में एक स्वस्थ इंसान को मार सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ जगहों पर अब भी हरियाली बची हुई है, जैसे वहाँ कभी कोई तबाही आई ही न हो। उन साफ सुथरी जगहों को ढूंढना अब बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुका है। जॉन अपने परिवार और कुछ दूसरे लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में किसी तरह जिंदा है, लेकिन बाहर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। भूकंप लगातार आ रहे हैं और ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं। बंकर में मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये जगह ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्हें जल्दी ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। एक दिन जॉन अपनी सेफ्टी सूट पहनकर फिर से बाहर निकलता है। रेतीले इलाके को पार करने के बाद अचानक उसे समुद्र दिखाई देता है। वो रेडियो पर साथियों को बताता है कि समुद्र किनारे कुछ लाइफ बोट्स खड़ी हैं और उससे भी आगे पानी के बीच एक पुराना जंग लगा हुआ वॉरशिप चुपचाप तैर रहा है। जॉन जहाज के नीचे बने एक टूटे हुए हिस्से से अंदर घुसता है। पूरी जहाज छान मारने के बाद भी उसे न कोई सामान मिलता है, न कोई जिंदा इंसान, बस कुछ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं। तभी उसे एक लॉगबुक मिलती है जिसमें एक बैंगनी रंग का फूल दबा हुआ होता है। 5 साल हो गए थे। जॉन ने 5 साल से कोई फूल नहीं देखा था। वो सोचता है कि ये फूल वो अपनी पत्नी को देगा, उसे जरूर अच्छा लगेगा। अचानक उसके हेडसेट में अलार्म बजता है। रेडिएशन स्टॉर्म बस 1 मिनट दूर है। जॉन भागकर जहाज से बाहर निकलता है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक काली तूफानी दीवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अंदर बिजली लगातार चमक रही होती है। अगर उसमें फंस गया तो बचने का कोई चांस नहीं। जॉन पूरी ताकत से दौड़ता है और रेडियो पर चिल्लाता है कि गेट पहले ही खोल दिया जाए, वो समय पर पहुंच जाएगा। दूर बंकर का लोहे का गेट खुलता है, लेकिन तूफान बिल्कुल पीछे आ चुका होता है। जैसे ही जॉन गेट तक पहुंचता है, पीछे बिजली फटती है। वो छलांग लगाकर अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वो दरवाजा बंद करने को कहता है और गेट बंद होते ही खतरा टल जाता है। सफाई के बाद जॉन अपना सूट उतारकर जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। मौत को इतना करीब से देखकर वो अभी तक कांप रहा होता है। बंकर के अंदर जॉन वो बैंगनी फूल अपनी पत्नी एना को देता है। एना फूल देखकर खुश हो जाती है। 5 साल हो गए थे, उसे याद भी नहीं था कि फूल कैसे दिखते हैं। बाहर जाना बहुत खतरनाक है, अब दोबारा मत जाना, वो कहती है। नेथन चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। एना बंकर की मैनेजमेंट टीम में होती है। एक मीटिंग में वो बाहर से मदद मांगने वालों को अंदर लेने पर चर्चा कर रही होती है। मीटिंग रूम में कुछ एडमिन लोग मॉनिटर स्क्रीन देखकर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक सारी स्क्रीन गड़बड़ाने लगती है। अगले ही पल पूरा बंकर जोर से हिल जाता है। ये कोई आम भूकंप नहीं था, बल्कि जमीन की परत फट रही थी। बंकर के मेन गेट के सामने जमीन चीरते हुए एक बहुत बड़ी दरार खुल जाती है। पूरा बंकर अलार्म से गूंज उठता है। लोग घबरा जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जॉन तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जल्दी जल्दी जरूरी सामान बैग में डालता है और बाहर की तरफ भागता है। लेकिन मेन गेट पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि निकलना नामुमकिन हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि जॉन बाहर अक्सर जाता रहता था, उसे रास्तों की समझ थी। वो भीड़ से बचते हुए अपनी फैमिली को पीछे वाले गेट की तरफ ले जाता है। पीछे का रास्ता भी ढहना शुरू हो चुका होता है, लेकिन तीनों आखिरी पल में बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बंकर से बाहर निकलते ही हालात और भी बुरे दिखते हैं। हर तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। कोई मास्क पहने हैं, कोई बिना मास्क के। सब एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं, समुद्र की तरफ। वही लाइफ बोट्स अब सबके लिए आखिरी उम्मीद बन चुकी होती है। भीड़ पागलों की तरह बीच पर टूट पड़ती है। पहली नाव पहले ही ठसाठस भर चुकी होती है। ऊपर से कुछ लोग जान की परवाह किए बिना नाव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नाव डगमगाने लगती है और कुछ ही सेकंड में पलट जाती है। जॉन तुरंत समझ जाता है कि हालात बिगड़ रहे हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आगे खड़ी दूसरी नाव की तरफ दौड़ता है। भागते हुए जॉन देखता है कि उसका एक दोस्त कुछ लोगों के हाथों पानी में दबाया जा रहा है। लोग उसका मास्क छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉन और एना तुरंत आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को जोर से हटाते हैं और अपने दोस्त को पानी से बाहर खींच लेते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में किसी ने जॉन का मास्क छीन लिया होता है। जॉन उसे वापस लेने की कोशिश नहीं करता, बस दोस्त और परिवार को लेकर अगली नाव की तरफ दौड़ता है।
किसी तरह सब लोग नाव के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचते ही लोग चिल्लाने लगते हैं, गेट बंद करो, अभी नहीं बंद किया तो कोई भी नहीं बचेगा। गेट पर खड़ा आदमी भारी दिल से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर अभी भी आधे से ज्यादा लोग छूट जाते हैं। वो नाव को पीटते हुए मदद के लिए चिल्लाते हैं। तभी नेथन जॉन की बांह खींचता है। जॉन पीछे देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। समुद्र में कई मंजिल ऊंची पानी की दीवार उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। जो लोग अभी तक नाव पर नहीं चढ़ पाए थे वो सब ये देखकर टूट जाते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक पल में ही वो विशाल लहर किनारे मौजूद हर इंसान को निगल लेती है। नाव भी उस लहर में जोर जोर से उछलने लगती है। हर कोई इधर उधर गिरता है। कई झटकों के बाद नाव किसी तरह संभलती है। जॉन दिशा देखता है और कहता है कि नाव को साउथ ईस्ट की तरफ ले जाना चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो करीब एक हफ्ते में लंदन पहुंच सकते हैं। लेकिन खुले समुद्र में छोटे से बंद केबिन में एक हफ्ता काटना आसान नहीं था। जॉन एयर क्वालिटी चेक करता है और हैरानी की बात ये होती है कि हवा ठीक होती है। तब लोग अपने मास्क उतारते हैं और खुलकर सांस लेते हैं। फिर भी कोई खुश नहीं होता। आइसलैंड पूरी तरह गायब हो चुका था। समुद्र की धाराएं बदल चुकी थीं। कोई नहीं जानता था कि वो सच में लंदन पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सब बस चुपचाप दुआ करने लगते हैं। रात को जॉन केबिन में लेटा रहता है। बार बार आंख खोलकर चारों तरफ देखता है, कहीं कोई खतरा न आ जाए। अगली सुबह खतरा सच में आ जाता है। नाव अचानक रुक जाती है। इंजन खराब हो जाता है। अगर यहीं रुक गए तो सब मर जाएंगे। जॉन इंजन रूम में जाकर किसी तरह मरम्मत करता है और किस्मत से इंजन फिर चल पड़ता है। रात को जॉन अपने बेटे के साथ आसमान की तरफ देखता है। जो कभी मिल्की वे हुआ करती थी वो अब गायब है। उसकी जगह आसमान में पत्थरों और मलबे की एक अजीब चमकती लाइन फैली होती है। कुछ ही दिनों में खाने का सामान खत्म होने लगता है। लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी अचानक नाव किसी चीज से टकराकर रुक जाती है। जॉन बाहर झांकता है। सामने डूबी हुई इमारतें दिखती हैं। ऊंची बिल्डिंग्स की छतें पानी से बाहर निकली होती हैं। इन इमारतों को देखकर सब समझ जाते हैं ये लिवरपूल है। सब लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। नाव किनारे लगती है। वो लोग शहर के अंदर बढ़ते हैं और सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं, लिवरपूल अबैंडन्ड। जॉन मशीन से हवा चेक करता है। हवा थोड़ी बहुत ठीक होती है लेकिन लंबे समय तक यहाँ रहना जानलेवा हो सकता है। उन्हें जल्दी कोई शेल्टर ढूंढना जरूरी होता है। तभी सामने कुछ लोगों की परछाइयां दिखती हैं। जॉन अपनी फैमिली को लेकर उनके पीछे चलता है। थोड़ी दूर जाकर वो लोग रुक जाते हैं। सामने बहुत सारे शरणार्थी जमा होते हैं। रेडिएशन की वजह से उनकी स्किन बदल चुकी होती है। आगे एक ऊंची दीवार होती है जिसके अंदर हथियारों से लैस सैनिक खड़े होते हैं। एक अफसर दीवार के ऊपर से चिल्लाता है, सिर्फ पास वाले हाई लेवल लोग ही अंदर जा सकते हैं। एना तुरंत अपना पास दिखाती है। अफसर उसे देखकर सिर हिला देता है। तभी जॉन का दोस्त घबरा जाता है। उसका पास कहीं गिर चुका होता है। वो जोर जोर से अपना नाम और पोस्ट चिल्लाने लगता है। हालात बिगड़ते देखकर सैनिक गेट बंद कर देते हैं। जॉन और उसका परिवार भी अंदर नहीं जा पाते। तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। दूर से एक और रेडिएशन स्टॉर्म आता दिखाई देता है। लोग चारों तरफ भागने लगते हैं। जॉन एना और बेटे का हाथ पकड़कर दौड़ता है। तभी सामने से एक कार आती है। जॉन कार के सामने खड़ा होकर ड्राइवर से लंदन ले चलने की गुजारिश करता है। ड्राइवर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और हाथ बढ़ाकर कहता है, घड़ी दो तभी चलूंगा। जॉन बिना सोचे अपनी घड़ी उतार कर दे देता है। ड्राइवर गेट खोल देता है। जॉन अपनी फैमिली को बैठाकर बार बार धन्यवाद देता है। इस दुनिया में कोई मदद कर दे यही बड़ी बात थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। गाड़ी लंदन की तरफ तेजी से भाग रही होती है। रास्ते का आधा सफर तय हो चुका होता है। तभी ड्राइवर अचानक गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। वो कहता है कि सब लोग नीचे उतरकर थोड़ा फ्रेश हो लें। जॉन अपने बेटे को लेकर नीचे उतरता है लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। आसमान से अचानक एक अजीब आवाज आती है। जॉन झुककर जमीन को छूता है। उसके पुराने अनुभव उसे बताते हैं कि ये रेडिएशन स्टॉर्म नहीं है बल्कि इससे भी बड़ा खतरा हो सकता है। वो झट से ऊपर देखता है। दूर आसमान में आग के गोले उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। ये धूमकेतु के टुकड़े होते हैं। अब भागने की कोई जगह नहीं बचती। सब लोग वहीं आसपास छुपने की कोशिश करते हैं। वो एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। आसमान का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जलते हुए पत्थर उल्का पिंड की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। हर टक्कर के साथ आग और धूल का गुब्बार उठता है। किसी तरह किस्मत से कोई जिंदा बच जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो वो लोग मलबे में से जो काम की चीजें मिलती हैं उठा लेते हैं और फिर से लंदन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो लोग एना की माँ के घर पहुंचते हैं। माँ अपनी बेटी, दामाद और नाती को देखकर भावुक हो जाती है। सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। घर की हालत ठीक ठाक होती है। पानी और बिजली नहीं होती लेकिन फिर भी किसी तरह गुजारा चल रहा होता है। जॉन का परिवार पहली बार थोड़ी राहत महसूस करता है। आराम के दौरान एना को बाथरूम से जोर की खांसी की आवाज आती है। वो अंदर जाती है और सिंक में खून देखती है। जॉन समझ जाता है कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। वो एना को बता देता है कि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे होते हैं। शायद ज्यादा बार बाहर जाने की वजह से ऐसा हुआ है। एना वहीं सन्न रह जाती है। इतनी तबाही देखने के बाद भी अपने पति को खोने का सच वो सह नहीं पाती। कुछ देर बाद जॉन कहता है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। मुझे उस जगह को ढूंढना ही होगा जहाँ तुम और हमारा बेटा सुरक्षित रह सको। अगले दिन सब एना की माँ से विदा लेते हैं। माँ जॉन को एक पिस्टल देती है और कहती है कि मेरी बेटी और बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद वो लोग फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। शुरुआत में रास्ता शांत रहता है लेकिन रात होते ही अचानक हमला हो जाता है। उनके साथ चल रही एक लड़की को सीधे सिर में गोली लगती है और वो सीट पर ही ढेर हो जाती है। जॉन तुरंत गाड़ी से उतरकर पोजीशन लेता है। अंधेरे में से आवाज आती है, गाड़ी छोड़ दो। किस्मत से जॉन के पास बंदूक होती है। वो जवाबी फायर करता है और एक हमलावर को ढेर कर देता है। दूसरा आदमी ज्यादा सतर्क हो जाता है। जब जॉन फायर करने की कोशिश करता
आता है तो पता चलता है कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तभी ऐना मरे हुए हमलावर की बंदूक उठाकर दूसरे को भी मार गिराती है। किसी तरह तीनों बच जाते हैं। अगले दिन वो उस लड़की को दफना देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। घंटों पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद वो देखते हैं कि आगे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। जॉन नीचे उतरकर देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। सामने जमीन पूरी तरह फटी हुई होती है। एक विशाल खाई सड़क को बीच से काट चुकी होती है। पार जाने का बस एक ही तरीका होता है, एक बेहद कमजोर रस्सियों का पुल। हवा तेज होने लगती है। जॉन पहले उतरता है और बेटे से कहता है कि नीचे मत देखना, लेकिन जैसे ही जॉन रस्सी पर कदम रखता है डर उस पर हावी हो जाता है। ऐना पीछे से कांपती हुई चलती है। तभी अचानक तेज हवा चलती है। तीनों झूलने लगते हैं जैसे हवा में लटक गए हों। कुछ सेकंड बाद हवा थमती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और किसी तरह पुल पार कर लेते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी होती है। आगे एक और भी कमजोर सीढ़ी होती है जिस पर पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता है। जॉन सबसे पीछे रहता है। जैसे ही वो बीच में पहुंचते हैं जमीन फिर हिलने लगती है। एक तरफ की सीढ़ी ढीली पड़ जाती है। वहां मौजूद एक आदमी घबरा जाता है और दूसरे को धक्का दे देता है। वो आदमी सीधे नीचे गिर जाता है। अब वही आदमी जॉन की तरफ वाली सीढ़ी पर कूदना चाहता है। जॉन तुरंत बेटे को पकड़ लेता है। ऐना भी पूरी ताकत लगा देती है। किसी तरह तीनों दूसरी तरफ पहुंचते हैं और पीछे की पूरी संरचना ढह जाती है। घंटों पैदल चलने के बाद भी उन्हें वो आदर्श जगह नहीं मिलती। चारों तरफ जली हुई जमीन होती है। तभी सामने एक हथियारबंद आदमी आता है। जॉन हाथ ऊपर कर देता है और अपनी बात समझाता है। आदमी उनकी बात सुनकर हथियार नीचे रख देता है और उन्हें अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है। वो जगह फ्रांस के उत्तरी हिस्से में होती है। आदमी उन्हें बताता है कि वो जगह सच में मौजूद है। उसका नाम है वोल्केनो क्रेटर। लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग गुटों की लड़ाइयां चल रही हैं। वो जॉन को एक फोटो देता है और कहता है ये पास है, इसे दिखाओगे तो रास्ता मिल जाएगा। वो आदमी अपनी बेटी कैमिल को भी उनके साथ भेजने की गुजारिश करता है। ऐना तुरंत मान जाती है। सब लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन जॉन की हालत लगातार खराब होती जाती है। रास्ते में सैनिकों की एक टुकड़ी उन्हें रोक लेती है। कैमिल फ्रेंच में बात करके उन्हें समझाती है। सैनिक आखिरकार मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें सबसे खतरनाक रास्ते से निकालने का वादा करते हैं। रात में वो लोग गोलियों और धमाकों के बीच से भागते हैं। चारों तरफ फायरिंग होती है। किसी तरह वो सुरक्षित इलाके में पहुंचते हैं। आगे जाकर उन्हें बताया जाता है कि बस एक पहाड़ पार करना है, वहीं क्रेटर है। लेकिन कैंप पहुंचकर पता चलता है कि जिस अफसर का जिक्र था वो मर चुका है। आखिरी उम्मीद में जॉन कैंप कमांडर से मदद मांगता है। कमांडर उसकी हालत देखकर पिघल जाता है और एक